उस दिन मैं अपने शौहर के साथ बाजार गई। इतने दिन से बाजार जाना चाहती थी, वक्त ही नहीं मिलता था। आज इतवार था तो शौहर भी घर पर थे, तो नाश्ते के बाद हम लोग बाजार आ गए। अभी मैं कुछ चीज़ें देख ही रही थी कि मुझे किसी ने पीछे से पुकारा। मैंने मुड़कर देखा तो अचानक एक फ़कीर मेरे पास आया। तो इससे पहले कि वह मुझसे भीख मांगता और दुआएं देना शुरू करता, मैंने पर्स खोलकर उसे 100 का नोट थमा दिया। पैसे देकर मैं जो ही पलटने लगी तो अचानक उस फ़कीर ने मेरा दामन पकड़ लिया और बोला, बीबी जी पैसे वापस ले लें। उसकी ये बात सुनकर बहुत अजीब लगा मुझे। ये पहला फ़कीर होगा जो पैसे लुटा रहा था। मैंने कहा, रख लो, क्या हो गया है। मैंने पूछा तो वो अचानक मेरा दामन पकड़कर बोला, तुम वही हो ना। ये सुनकर मैं सुन सी होगी और फिर मेरे पाँव पकड़कर बोला, बीबी जी मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दें। ये कह के वो खुद को दोनों हाथों से थप्पड़ मारने लगा। ये देखकर मैं डर गई और फौरन शौहर का हाथ खींचकर बोली, इरफान घर चलें। उन्होंने समझाने की कोशिश की कि मैं आई हूँ तो अपनी शॉपिंग करके ही घर जाऊँ, लेकिन मैं नहीं मानी। मैं बहुत घबरा गई थी। मैं वहाँ नहीं रुक सकती थी और ना ही अब सुकून के साथ शॉपिंग कर सकती थी। इसलिए उन्हें लेकर गाड़ी में बैठ गई और बगैर शॉपिंग किए घर वापस आ गई। अगले दिन मैं उसी पागल फ़कीर के बारे में सोच ही रही थी कि नौकरानी ने आकर बताया, बाजी आपसे बाहर कोई मिलना चाहता है। मुझसे? कौन है? चलो मैं देखती हूँ। मैं दुपट्टा उड़ के जो ही बाहर निकली तो ये देखकर लरज गई कि वही फ़कीर दरवाजे पर खड़ा था। मैंने उसी वक्त गेट बंद किया और फौरन अंदर भागी। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मैं घर पर अकेली थी। अंदर आकर मैंने सुकून का सांस लिया और सोचने लगी, यह फ़कीर मेरे घर तक कैसे पहुंचा और ये क्यों मेरा पीछा कर रहा है। बहुत सोचा मगर कोई सिरा मेरे हाथ ना आया। शाम को इरफान घर आए तो मैंने उनसे उस फ़कीर का जिक्र नहीं किया कि वो थके हुए आए हैं, ख्वामखा परेशान हो जाएंगे। मगर अब वो रोज़ मेरे घर के बाहर चक्कर लगाता रहता और कभी दरवाज़ा खटखटाता और कहता कि फ़कीर की बात सुन लो, मगर मैं गेट नहीं खोलती थी। उसकी बात सुनना तो दूर की बात थी। मैं बहुत खौफज़दा रहने लगी थी। मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। अचानक से आंख खुल जाती। खौफ से फिर से सोने की कोशिश में ही रात गुजर जाती थी। नींद पूरी ना होने की वजह से तबीयत खराब रहने लगी थी। इसी तरह कई दिन गुजर गए। मैं सोचती रहती कि यह फ़कीर आखिर क्या बात करना चाहता है मुझसे। मैं तो उसको जानती तक नहीं। उस दिन पहली दफ़ा बाजार में देखा था इसको। एक दिन मैंने तंग आकर शौहर को बता दिया कि इरफान आपको वो फ़कीर याद है? कौन सा फ़कीर? इरफान चाय पीते हुए बोले, वही जो उस दिन बाजार में मिला था, अजीब पागल सा। मैंने बताया, अच्छा वो पागल जिसको देखकर तुमने डर के मारे शॉपिंग ही नहीं की थी और वापस घर आ गई थी। उन्होंने याद करते हुए हंसते हुए कहा कि अब भी तुम उससे खौफजदा हो, काफ़ी दिन हो गए हैं इस वाक़े को अब तो। मैंने उन्हें बताया कि वो फ़कीर रोज़ हमारे घर के चक्कर लगाता है और कई बार कहा कि मुझसे कोई बात करना चाहता है। अच्छा, वो हैरान हुए। अजीब बात है भाई, इस फ़कीर को भला तुमसे क्या बात करनी है? यही तो मैं सोचती हूँ कि उसको मुझसे क्या काम होगा है। फिर एक दिन मैंने उनकी मौजूदगी में ही उस फ़कीर को अंदर बुला लिया। फिर जो वो अंदर दाखिल हुआ तो अचानक मेरी नज़र फ़कीर के कपड़ों में छुपे हुए हाथ पर पड़ी, जिसे देखकर मेरी रूह तक कांप गई थी। मैं बहुत ही सीधी सादी आम सी लड़की थी। मुझे अच्छे बुरे की कोई पहचान नहीं थी। दुनिया में क्या हो रहा था मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। कॉलेज से सीधा घर आती और घर से सीधी कॉलेज। घर आकर खाना खाकर सो जाती तो रात के खाने के वक्त उठ के अम्मी का हाथ बटा दिया करती थी। हम 2 बहनें थी। मैं छोटी थी। बड़ी बहन की मंगनी हो चुकी थी। मैं इतनी अच्छी स्टूडेंट तो नहीं थी, मगर अम्मी अब्बू को बहुत शौक था मुझे पढ़ाने का, इसलिए मेहनत करके पास हो जाया करती थी। इसी तरह मेरे दिन गुजर रहे थे कि अचानक उस दिन मैं अपनी दोस्तों के साथ कॉलेज से वापस आ रही थी कि एक लड़का खड़ा मुझे ही घूर रहा था। मैंने भी उसे देखा और नज़रअंदाज करके वहाँ से गुजर गई। अगले दिन फिर वही लड़का रास्ते में खड़ा नजर आया। मैंने देखा, देखने में ठीक ठाक था। मेरी तरफ ही देखकर मुस्कुराया। फिर वो लड़का रोज़ वहाँ खड़ा नजर आता। मुझे भी उसकी आदत हो गई थी। कहता कुछ ना था क्योंकि मेरी सहेलियाँ भी मेरे साथ होती थी। एक दिन मैं एक पीरियड रहता था तो जल्दी से निकल आए। मुझे बुखार महसूस हो रहा था। घर ज़्यादा दूर नहीं था तो मैं पैदल ही आ जाती थी। वो लड़का कॉलेज से थोड़ी दूर खड़ा मुझे नजर आया। मैं चलती गई। उसने मुझे अकेले आता देखकर मुझे रोका। सुनो, उसने कहा। मैं रुक गई। मेरा दिल धक धक कर रहा था। मैंने हिम्मत करके कहा, क्या है? कौन हो तुम और रोज़ क्यों मेरे रास्ते में खड़े होते हो? वो मुस्कुरा के बोला, तुम्हारे लिए। मैं घबरा गई। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ सायरा। मैं हैरत में पड़ गई। वो तो मेरा नाम भी जानता था। मेरे हाथ कांप रहे थे।
मैंने पूछा मेरा नाम कैसे जानते हो? उसने कहा नाम जानना कौन सा मुश्किल काम है, मैं तो तुम्हारे घर का पता भी जानता हूँ। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने डरते हुए पूछा कि तुम क्या चाहते हो? वो बोला सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, जब से तुम्हें देखा है मेरी नींदें उड़ गई हैं, मेरा चैन खो गया है। मैं चाहता हूँ कि मेरी मोहब्बत का जवाब तुम भी मोहब्बत से दो। ये सुनकर मैं रुकी नहीं, कहीं कोई देख ना ले, चलने लगी। वो पुकारता ही रह गया कि रुको तो, लेकिन मैं भागती हुई घर आ गई। घर पहुंचकर दवाई ली और सो गई। रात को तबीयत कुछ बेहतर हुई तो मैंने उस लड़के के बारे में सोचने लगी। उसने अपना नाम आमिर बताया था। उसको सोचते हुए दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये पहली बार था कि कोई लड़का मुझ में इतनी दिलचस्पी ले रहा था और मुझे बुरा भी नहीं लग रहा था। फिर रोज वो रास्ते में मिलता, मुस्कुराता, इशारे से सलाम करता। कुछ दिन बाद वो मुझे हाथ देने लगा और मैं घर आकर उसके हाथ पढ़ती, फिर छुपा कर रख देती। फिर मैं भी उसके हाथ का जवाब लिख कर देने लगी। मुझे वो अच्छा लगने लगा था। हाँ, मैं उससे मोहब्बत करने लगी थी। पहली मोहब्बत का ये एहसास मुझे पूरा दिन सरशार किए रखता। हम रास्ते में रोज एक दूसरे को देखते थे और बातचीत हाथों किताबत के जरिए होती थी। फिर एक दिन उसने हाथ में लिखा कि हम कब तक हर हाथ ही लिखते रहेंगे, अब मिलो मुझसे, हम दोनों को कहीं मिलना चाहिए। मैंने उसको जवाब में लिखा कि मिलना तो मैं भी चाहती हूँ, मगर ये मुमकिन नहीं, हम पकड़े जाएंगे। उसने लिखा कि तुम कॉलेज जाना, वहाँ से मेरे साथ चलना, फिर मैं छुट्टी के वक्त तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। मैं मान गई। अगले दिन मैं कॉलेज के लिए निकली तो वो कॉलेज के करीब अपनी बाइक लेकर खड़ा था। मैंने इधर उधर देखा और उसकी बाइक पर बैठ गई। वो मुझे एक पार्क में ले गया। वहाँ मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता रहा, कई वादे किए, बहुत कस्में खाईं और कहा कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकता। उसकी शिद्दतों को देखकर मुझे खुद पर रिश्क आने लगा था। मैंने तो कभी ख्वाब में भी ये नहीं सोचा था कि कोई लड़का मेरी ज़िंदगी में आएगा और बेतहाशा मोहब्बत करेगा। मैं बहुत खुश थी। उस दिन घर आकर बार बार मुस्कुराती, उससे बात किए बिना रह नहीं पाती थी। बस वही मुझे हर जगह नजर आता। घर में किसी को इसके बारे में नहीं बताया था। फिर अकेले हम दोनों मिलने लगे, पहले पार्कों में, फिर होटल में, और एक दिन वो मुझे एक दोस्त के फ्लैट में ले आया। मैं घबरा कर बोली, आमिर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वो बोला, तुम अंदर चलो। मेरा हाथ पकड़कर वो मुझे अंदर ले आया। ये एक छोटा सा एक कमरे का फ्लैट था जहाँ वो मुझे लाया था। मोहब्बत और लगावट भरी नज़रों से मुझे देखने लगा और कहने लगा, मैं जल्द घर वालों को तुम्हारे घर भेजूंगा। फिर मैं उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपना आप तक गंवा चुकी, क्योंकि मैं उसकी मोहब्बत में मजबूर हो गई थी। उसकी बात मानने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। घर आकर मैं बहुत रोई, पछताई कि ये मैंने क्या कर दिया, किसी के प्यार में इस हद तक कैसे जा सकती हूँ। लेकिन अगले दिन आमिर ने फिर से मुझे मोहब्बत का यकीन दिलाकर सब कुछ भुला दिया। कुछ दिन बाद मेरी तबीयत खराब रहने लगी, जिस्म बेजान सा हो रहा था। एक दिन कॉलेज में चक्कर आ गया तो मेरी दोस्त मुझे करीब के एक क्लिनिक में ले गई, जहाँ मेरे चेकअप के बाद डॉक्टर ने मुझसे मेरे शोहर का नाम पूछा, जिसे सुनकर मैं चौंक गई और सहेली की तरफ देखा। फिर सहेली बोली, डॉक्टर साहबा ये कुमारी है, शादीशुदा नहीं। ये सुनकर डॉक्टर ने मेरी तरफ अजीब नजरों से देखा और कहा, फिर यह बच्चा किसका है? ये सुनकर सर घूम रहा था। डॉक्टर क्या कह रही है? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरी सहेली फरा मुझे क्लिनिक से बाहर ले आई और बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। उसने मेरी हालत देखकर मुझसे कुछ नहीं पूछा और तसल्ली देते हुए बोली कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, इस राज को राज में ही रखूंगी। इस वक्त तुम्हारी ऐसी हालत नहीं कि मैं तुमसे कुछ सवाल जवाब करूं। उसने मुझे घर तक छोड़ा और चली गई। घर पहुंचकर अपने बिस्तर पर गिरकर मैं बहुत रोई। ये क्या हो गया मुझसे? अब मैं क्या करूंगी? कैसे मुंह दिखाऊंगी दुनिया को? अपने घर वालों को क्या कहूंगी? तो इस वजह से मेरी तबीयत इतने दिन से खराब थी। उफ, मेरा सर फट रहा था। अगले दिन मैं आमिर से मिली, उसको सारी बात बताई तो वो बिल्कुल परेशान नहीं हुआ। कहने लगा, घबराओ नहीं, मैं जल्द अपने घर वालों को भेजूंगा, तुम अपने घर में बात करो, वो नहीं माने तो हम दोनों बाकर शादी कर लेंगे। वो फिर मुझे ख्वाब दिखाने लगा। उस दिन मैंने कॉलेज में फरा को सब कुछ बता दिया। मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ। हम छुप छुप कर मिलने लगे थे और ये बच्चा भी उसी का है। अब बताओ मैं क्या करूँ? वो कहने लगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस तुम उस लड़के को कहो कि जल्द से जल्द तुम्हें ब्याह कर ले जाए, वरना बहुत बुरा होगा। अभी तो इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन अगर कुछ महीने गुजर गए तो छुपाना मुश्किल हो जाएगा। मैंने उसे बताया कि उसने अपने घर वालों को भेजने का कहा है। आज मैं घर में बताऊंगी कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। घर आकर मैंने अम्मी को बताया कि अम्मी, मैं किसी लड़के को पसंद करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ, वो लोग रिश्ता मांगने आना चाहते हैं। अम्मी ये सुनकर बहुत गुस्सा हुई कि अब तुम लड़का खुद पसंद करोगी, ये तबीयत की है मैंने तुम्हारी। खबरदार जो कि वहाँ से आया, मना कर दो उन्हें, अभी तुम्हें आगे पढ़ना है।
शादी के चक्कर में नहीं पड़ना। वक्त आया तो हम देखभाल करके अच्छा रिश्ता ढूंढकर तुम्हारी शादी करेंगे। मैंने मुंह खोला तो बोली बस और कुछ नहीं सुनना मुझे। वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। अब मैं क्या करती। दूसरे दिन अमर को बताया तो वो सोचते हुए बोला कि अब भागने के सिवा कोई चारा नहीं। अब ऐसी हालत में कोर्ट मैरिज ही वाहिद हल है। तुम ऐसा करो कि आज रात अपना ज़रूरी सामान लेकर तैयार रहना। हम रात को भागकर सुबह कोर्ट में शादी कर लेंगे। मैं उसकी बात मानती नहीं तो क्या करती। बदनामी वैसे भी मेरा मुकद्दर बन चुकी थी। उस रात मैंने अपना ज़रूरी सामान एक छोटे से बैग में डाला और सबके सोने का इंतज़ार करने लगी। जब सब सो गए तो हिम्मत करके बैग उठाया और चोरी से निकल आई। बाहर आमिर बाइक लेकर मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं बाइक पर बैठ गई और उसके साथ निकल आई। जहाँ बहुत दूर बाइक उसने एक बंगले के पास रोकी और मुझे अंदर आने को कहा। मैंने पूछा ये किसका घर है। वो बोला कि उसके दोस्त का घर है। आज रात हम यहीं रुकेंगे। मैं झिझकती हुई अंदर दाखिल हुई। वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ थीं और मर्द हजरात भी थे। राहदारी से गुजरकर वह एक ड्राइंग रूम नमा कमरे में मुझे लाया और वहाँ एक हरान किस्म की औरत बैठी पान चुबा रही थी। ले आए आमिर लड़की, औरत बोली। आमिर कमीनेपन से मुझे देखते हुए बोला अच्छी है बहुत, मेरे पैसे दो, मुझे देर हो रही है। मैं जो हैरान परेशान खड़ी थी, कभी इस औरत को कभी आमिर को देख रही थी जो औरत से पैसे वसूल कर रहा था। मैं चिल्लाई आमिर ये सब क्या है और तुम इस औरत से किस चीज़ के पैसे ले रही हो। आमिर पैसे लेकर बिना बात के चलता बना। मैं उसके पीछे लपकी तो एक आदमी ने मुझे पकड़ लिया। औरत उठी और बोली वो तुम्हें बेचने आया था। वो बोली वो तुम्हारा सौदा करके चला गया है और अब तुम मेरे कोठे की रौनक बनोगी। जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करोगी तुम। मैं चिल्लाने लगी नहीं छोड़ो मुझे, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। उन लोगों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया जहाँ चीख चीख कर और रो रो कर मेरी हालत खराब हो गई थी। आमिर ने मुझे वर्गला कर मुझे धोखा दिया। औरत बता रही थी कि वो पहले भी 2 लड़कियां उसको बेच चुका है। मेरे साथ धोखा हो चुका था, इज्जत भी गंवा चुकी थी और अब ये कोठे की जिल्लत। इस गंदगी में मैं नहीं रह सकती थी। मैंने दरवाजे को बहुत पीटा, वास्ते दिए कि मुझे जाने दो, मगर वो लोग ऐसी चीहों पुकार के आदी थे, किसी ने नहीं सुनी। मैं थक हार कर चुप हो गई थी। औरत का हाथ चमचा और लड़कियों का दलाल जिसका नाम शौकी था मेरे लिए खाना पानी देकर जाता और समझाता कि जिद न कर, बात मान ले। रोशन भी की और कभी कभी मुझे मारता भी था। आज भी वो खाना लाया। मैंने चुपचाप खाना खा लिया और उससे कहा मुझे बाहर आने दो, मेरा दम घुट रहा है। जैसा तुम लोग चाहते हो वैसा करूँगी। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ और मुझे खाना खाने के बाद बाहर ले आया। रोशन भी मुझे देखकर बहुत खुश हुई और एक लड़की जिसका नाम जीनत था उसे बुलाकर कहा कि सारा को सब कुछ सिखा दो, इसका हुलिया दुरुस्त करो और खाने पीने का ख्याल रखो, ये उम्मीद से है। जीनत बहुत अच्छी लड़की थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। चंद दिनों में मेरी उससे दोस्ती भी हो गई थी। वो भी हालात का शिकार होकर यहाँ तक पहुँची थी। मैंने अपना सारा वाक़या उसे सुनाया था। उसने मुझे कहा कि तुम किसी तरह यहाँ से भाग जाओगी। मैंने उसे कहा क्या यह मुमकिन है। मेरी आंखों में चमक आ गई। उसने मुझसे वादा किया कि वो मुझे अपनी तरह इस कोठे में बाजारू औरत नहीं बनने देगी और मौका देखकर मुझे निकाल देगी। उसकी बातें सुनकर कुछ तसल्ली हुई, मगर शौकी के होते हुए ये कैसे मुमकिन था। वो हर लड़की पर कड़ी नजर रखता था, लेकिन एक दिन एक नई लड़की आई और शौकी की सारी तवज्जो उसकी तरफ थी। जीनत ने चोरी से गेट के ताले की चाबी बनवा ली और शौकी के कमरे में जाकर उसके पानी में नशियावर दवाई मिला दी। देख सायरा, आज तुझे यहाँ से हर हाल में निकलना है, जीनत बोली। लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ? मैं घबरा के बोली दुनिया बहुत बड़ी है सायरा, बस हिम्मत करनी होगी, पनाह मिल ही जाएगी और इस जगह से तो अच्छी जगह में ही पनाह मिल जाएगी। मैंने सर हिलाकर उसकी बात की तायद की। ये वो जगह थी जहाँ रात में दिन होता था। सुबह हर कोई थक के घंटों के लिए सो जाता, जहाँ रात को निकलना नामुमकिन था। इसलिए जीनत ने सुबह सवेरे मुझे निकालने का प्लान बनाया। जब सब सो रहे थे मैंने अपना सामान उठाया, दबे पांव जीनत के साथ गेट तक आई। इधर उधर देखते हुए जीनत ने ताला खोला और मुझे गले लगा के वहाँ से बाहर निकलने का कहा। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी जीनत, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। ये कह के मैं वहाँ से निकली। जीनत ने फिर ताला लगा दिया। जीनत ने कुछ पैसे भी दिए, ये कह के कि तुम्हारे काम आएंगे। मैं अब घर नहीं जा सकती थी। रिक्शे पर बैठकर उसे पता बता के उसी डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंच गई और डॉक्टर साहब भी वहां मौजूद थी। मुझे देखकर उन्होंने पहचान लिया। मैंने उनसे कहा कि मैं बच्चा ज़ाया करवाने आई हूँ। वो मेरा सारा किस्सा सुन के बोली ये गुनाह का काम मैं नहीं करूँगी और मुझे अपने घर लेगी। वो बहुत नफीस खातून थी, मेरा बहुत ख्याल रखा और मेरी शादी अपने छोटे भाई इरफान से कर दी, सब कुछ जानते हुए भी, और कहा कि इरफान से अपने माजी का कोई जिक्र मत करना, मैं सब देख लूँगी।
میں بہت خوش تھی۔ عرفان کو کچھ نہیں بتایا اور اس کے مطابق وہ بہت اچھا انسان تھا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ جب اس دن میں نے سوچا اس فقیر کو عرفان کے سامنے بلوا لوں کہ کیا بات کرنا چاہتا ہے، میں نے گیٹ کھول کر اسے اندر آنے کو کہا۔ وہ اندر آیا تو میری نظر اس کے کپڑوں میں چھپے ہاتھ پر پڑی، جس میں وہی گھنگرو کی پٹی بندھی ہوئی تھی جو شوکی کے ہاتھ میں بندھی ہوتی تھی۔ میرا دل بند ہونے لگا تھا، یہ جان کر کے یہ کمینہ فقیر شوکی ہی ہے۔ عرفان نے اس سے پوچھا کہ کیوں میرے گھر کے چکر لگاتے ہو اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، مجھے مدد چاہیے۔ مجھے پسینے آ رہے تھے۔ وہ میرے بارے میں عرفان کو بتانے ہی والا تھا۔ کیسی مدد؟ عرفان نے پوچھا۔ میں اپنے ماتھے پہ آیا پسینہ پونچھتی جا رہی تھی۔ وہ بولا، میں بہت غریب ہوں سرکار، مجھے کسی کام پر رکھ لو۔ عرفان نے کچھ پیسے دے کر اسے چلتا کیا۔ یہ کہہ کر کے کام ہوا تو رکھ لوں گا۔ اگلے دن عرفان کے جاتے ہی میں نے اس سے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ وہ کوٹھا چھوڑ چکا ہے، اسے پیسے چاہیے۔ میں نے اسے پیسے دیے اور ہر دفعہ وہ پیسے مانگنے آ جاتا۔ میں بہت بار اسے پیسے دے چکی تھی، نہ دیتی تو وہ عرفان کو سب کچھ بتا دیتا۔ اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کروں؟ میرے ذہن میں اس کو مار ڈالنے کے علاوہ کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن میں یہ نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن اب اس کی بلیک میلنگ میں میں نہیں آؤں گی، میں نے یہ سوچ لیا اور اس کو پیسے نہیں دیے۔ وہ دھمکیاں دیتا رہا، لیکن میں اب اس کے خوف سے نکل آئی تھی کہ کب تک اس کے خوف میں جیتی رہوں گی۔ اگلے دن وہ پھر آ گیا، مجھے بتایا کہ وہ عرفان کو سب کچھ بتا چکا ہے کہ تم کیا ہو۔ یہ سن کر مجھ پر کپکپاہٹ طاری ہوگی۔ میں اپنا بدلہ لے چکا ہوں، اب کیا کرو گی؟ وہ یہ کہہ کر ہنسنے لگا۔ اسی وقت پولیس لے کر عرفان وہاں پہنچ گئی اور پولیس نے شوکی کو گرفتار کر لیا۔ عرفان میرے پاس آئے، میں سر جھکا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ میری طرف دیکھتے رہے، پھر بولے، سائرہ میں یہ سب پہلے دن سے ہی جانتا ہوں۔ یہ سن کر میں نے سر اٹھایا تو بولے، ہاں میری بہن نے مجھے یہ بتایا تھا اور مجھے تم بہت اچھی لگی، تم اچھی لڑکی ہو، تمہارے ساتھ بہت غلط ہوا، لیکن میں تمہیں اس کی سزا کیوں دیتا؟ تم اس وقت نادان تھی، تمہیں پورا حق تھا کہ تم اپنی اچھی زندگی جیو۔ مجھے تمہارے ماضی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، بس اتنا یاد رکھنا اور ہمیشہ میرا ساتھ دینا۔ میں ان کی مقروض ہو چکی تھی۔ میں نے سکون بھری سانس لی اور سوچنے لگی کہ اچھے اور عظیم لوگ آج بھی موجود ہیں دنیا میں، جیسے یہ بھائی بہن ہیں۔ مگر میری ان تمام لڑکیوں سے گزارش ہے کہ جوانی میں کوئی ایسی غلطی نہ کریں جو آپ کے والدین کا سر شرم سے جھکا دے اور آپ خود بھی تمام عمر رسوا ہو کر رہ جائے۔